नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आशुकेश तिवारी। कल बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, लेकिन बीजेपी ने ये नहीं बताया कि अभी तक विधानसभा चुनाव में उनकी तरफ से चेहरा कौन होने वाला है। खासकर में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर ये राज्य सिर्फ विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव के नजरिए से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि उनकी तरफ से चेहरा कौन होने वाला है। क्या बीजेपी एक बार फिर से अपने पुराने फॉर्मूले की तरह पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली है या फिर बीजेपी कुछ अलग करने वाली है? सुकेश आपको बताएंगे सर। देखिए, ऐसा लगता है कि बीजेपी इन तीनों राज्यों में बिना चेहरे के चुनाव में जाएगी। एक राज्य में उनकी सरकार है जिसमें शिवराज सिंह चौहान उनके मुख्यमंत्री हैं। बहुत चर्चा राजनीतिक हलकों में थी, बीजेपी के गलियारे में थी कि क्या शिवराज सिंह चौहान को बदला जाएगा। शिवराज सिंह चौहान को नहीं बदला गया। चर्चा यह भी थी कि अध्यक्ष को बदला जाएगा, अध्यक्ष को भी नहीं बदला गया। तो फिलहाल तो स्टेटस को है कि जैसा जो था, लेकिन केंद्र से बहुत सारे लोगों को भेजा गया है जो चुनावों को देखेंगे। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ऐसा लगता है कि इतने सालों में जब से शिवराज सिंह चौहान है, एक फटीग फैक्टर जो है वो मध्य प्रदेश बीजेपी में आ गया है। मध्य प्रदेश अगर संगठन के लिहाज से देखें तो बहुत ही फर्म ग्राउंड है बीजेपी के लिए। शुरुआती सालों में बीजेपी ने वहां बहुत अच्छा काम किया। शिवराज सिंह चौहान घर घर में मामा के नाम से जाने जाने लगे। लेकिन जब से जोड़ तोड़ की यह सरकार बनी है, उसके बाद से ऐसी चर्चा होने लगी है कि बीजेपी की वो फर्म ग्राउंड जो बीजेपी की थी वहां, वो शायद दरक गई है। एक फैक्टर ये भी होता है कि ये दिल मांगे मोर जी। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह 15 साल तक लगातार मुख्यमंत्री थे, चावल बाबा वाले बाबा के नाम से मशहूर थे। वो एक ऐसी एंटी इनकम्बेंसी थी जो शायद ग्राउंड पे उस तरीके से ना दिखे, या दिखती थी लेकिन उनसे वजह पूछो चुनाव में तो वो बताते नहीं थे कि किस वजह से इस बार पलटना है जी। क्योंकि 15 सालों तक वो लगातार रमन सिंह का चेहरा देख रहे थे। तो कई बार वो जो जिसको मैं फटीग फैक्टर बोलता हूं वो भी आ जाता है, संगठन में भी आता है, कार्यकर्ताओं में भी आता है। ये एक एस्पिरेशनल क्लास, नए इंडिया का जो एक एस्पिरेशनल क्लास है वो एक बड़ा क्लास है। उसको और चाहिए, उसको ज्यादा चाहिए जी। ये दिल मांगे मोर वाला सिद्धांत उनके ऊपर लागू होता है। तो मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है। नॉर्मली सरकार जब होती है तो जो मुख्यमंत्री होता है वही चुनाव का चेहरा होता है। मुख्यमंत्री तो वो होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी जीतती है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, और इसकी कोई गारंटी शीर्ष नेतृत्व दे भी नहीं रहा अभी तक, और उसके इंडिकेशंस भी नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री होंगे जी। आ जाइए छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ में 15 साल लगातार शासन करने के बाद जब रमन सिंह बाहर हुए तो एक बड़ा वर्ग जो बीजेपी के अंदर था वो उनके खिलाफ हो गया। अब बहुत सारे नेता रमन सिंह को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है, और शीर्ष नेतृत्व को भी ऐसा लगता है कि रमन सिंह अपनी पारी खेल चुके हैं। वो किसी नए नेतृत्व को आगे लाना चाहता है, लेकिन वो कौन होगा इसकी तरफ कोई इशारा नहीं है, क्योंकि बरगद के पेड़ के सामने कई बार दूसरे पौधे उग नहीं पाते। रमन सिंह वहां एक छत्र नेता थे, कोई ऐसी स्ट्रांग लीडरशिप उनके सामने नहीं है। तो वहां भी मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर दारोमदार है कि वो बेल आउट कर दें, और बहुत थंपिंग मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस वहां जीती थी। 67 सीटें वहां जीत चुकी थी कांग्रेस जब सरकार में आई। राजस्थान में वसुंधरा राजे एक सबसे बड़ी नेता के तौर पे थी, और मैं बार बार कहता हूं कि वसुंधरा राजे शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह से जुदा है। वो असर्ट करने वाली नेता है, वो पैन राजस्थान की नेता है, और वो अपने आप को ऐसा समझती है कि उनकी पारी अभी बाकी है। जो 75 का एक डेडलाइन, 75 इयर्स का जो एक अनकहा सा एक डेडलाइन है कि 75 साल के बाद आपको रिटायर हो जाना है, वो 75 भी नहीं पहुंची है जी। वो शिवराज सिंह चौहान भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वो शायद शीर्ष नेतृत्व के कमान के आगे झुक जाए। वसुंधरा राजे वैसी दिखती नहीं है। जो तो कमेटियां बनी है उसमें वसुंधरा नहीं है। कहा जा रहा है कि उनको कोई रोल तो दिया जाएगा, लेकिन जो जानकारी है वहां भी किसी को चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा। तो अघोषित तरीके से अगर कहा जाए तो इन तीनों राज्यों में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, जो उनके सबसे बड़े चेहरे हैं, जो सबसे
बड़े उनके वोट की ताकत के तौर पे देखे जाते हैं, उनके नाम पे ही चुनाव मैदान में जाएगी। अब इसका असेसमेंट हो सकता है कि क्या नरेंद्र मोदी सबको जिता ले जाएंगे जी। नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी अपना चुनाव, चाहे वो 2002 का गुजरात का चुनाव हो, 7 का चुनाव हो, 12 का चुनाव हो, 2014 का जनरल इलेक्शन हो, 19 का जनरल इलेक्शन हो, अपना चुनाव नरेंद्र मोदी बहुत आसानी से जीतते रहे। वो अपने लिए जो चुनाव लड़े वो आज तक हारे नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स। आप हिमाचल ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, ये तो हालिया एग्जाम्पल है। उसके पहले हरियाणा में भी वो नहीं जीत सके, जोड़ तोड़ के सरकार बनानी पड़ी। वो छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बना पाए, जोड़ तोड़ के करके भी नहीं हो पाया, वहां जेएमएम की सरकार बन गई। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी के नाम पे सरकार रिपीट नहीं हुई। नरेंद्र मोदी को एक कॉम्प्लीमेंट्री फोर्स चाहिए होता है। नरेंद्र मोदी यूं कहें कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं जी, सप्लीमेंट करते हैं। योगी आदित्यनाथ वो एक पॉपुलर चेहरे थे, नरेंद्र मोदी ने कॉम्प्लीमेंट किया उनको, वो जीत के आ गए। तो नरेंद्र मोदी वहां जीत कर ले आते हैं, पार्टी को जिता कर ले आते हैं जहां स्टेट लीडरशिप बहुत ही मजबूत है। मैं हालिया एक ऑर्गेनाइजर का जो एडिटोरियल है उसके हवाले से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ऑर्गेनाइजर जो उनकी आरएसएस, जो उनकी मातृ संस्था है, उनका मुखपत्र है, उसमें लिखा गया कि नरेंद्र मोदी का चेहरा, करिश्मा लिखा उन्होंने, नरेंद्र मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व का ग्लू। सिर्फ यही गारंटी नहीं है जीत की, जैसे कर्नाटक में नहीं हो पाई। कर्नाटक में बहुत सारी रैलियां की, नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया, रैली की, लेकिन नहीं जिता पाए। स्ट्रांग लीडरशिप नहीं थी, उनकी छवि जो है वो इरोडेड हो चुकी थी। भ्रष्टाचार में दे वर मार्ड इनटू कंट्रोवर्सी एंड करप्शन, तो वो जिता के नहीं ले आ पाए। लेकिन ये रिस्क मुझे लगता है कि बीजेपी फिर से एक बार लेना चाहती है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को अपना बेस्ट बेट समझती है और 2024 के पहले ये तीनों राज्यों के चुनाव बहुत अहम है। लेकिन सर ठीक है, नरेंद्र मोदी इन तीनों राज्यों में प्रचार करेंगे, चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की तारीफ भी कर रहे हैं वो। एक तरीके से माने तो जनता के मन में है कि शिवराज सिंह चौहान सीएम फेस हैं, उनकी तरफ से लड़ेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन दोनों जगहों पर भी सस्पेंस है। तो क्या बीजेपी भी तो ये सोच ही रही होगी ना, अभी आपने बात की कि उनको एक चेहरा चाहिए होता है पुश करने के लिए, ग्लोराइज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या सोच रही है बीजेपी? वहां पे अगर वो नहीं सोच रही है कि जनता के दिमाग में कुछ और हो या फिर उनके दिमाग में कुछ और हो, ताकि आगे निकल चल के बीजेपी का क्या रूट रहने वाला है वहां पे? देखिए, ये मैं बार बार कहता हूं, ये नियो बीजेपी है। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बाद जब एक जेनरेशनल शिफ्ट हुआ है बीजेपी में, तो वो एक नई तरीके से बहुत कट थ्रोट कंपटीशन वाली पार्टी है, 24/7 इलेक्शन मशीनरी वाली पार्टी है। वो अपने हिसाब से लोगों को तैयार कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी की ये सबसे बड़ी खूबी थी, उनकी यूएसपी थी कि उनके जो रीजनल शत्रप्स थे वो बहुत ही स्ट्रांग थे। इनको तैयार किया गया था सालों से और उसके बाद वो एस्टैब्लिश हुए थे। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें मध्य प्रदेश में किसी को एस्टैब्लिश करना है, राजस्थान में किसी को एस्टैब्लिश करना है, छत्तीसगढ़ में किसी को एस्टैब्लिश करना है, और इसमें कई बार प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। राजस्थान में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, अर्जुन राम मेघवाल है, सतीश पूनिया अभी हाल तक अध्यक्ष थे। ये तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने आप को टॉप पोजीशन पे देखते हैं। तो ऐसे में बीजेपी ये समझती है कि उनके पास जो उनका तुरूप का इक्का है, उन्हीं के नाम पे चुनाव हो, कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव हो स्टेट में, और ऊपर से नरेंद्र मोदी आए और नरेंद्र मोदी कहे कि आप मेरी सरकार बना रहे हो, डबल इंजन की सरकार बना रहे हो। वो कई बार फेल कर चुके हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया, और ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में आपको गिना सकता हूं। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने सरकारें रिपीट की है। तो नरेंद्र मोदी उनको बेस्ट बेट लग रहा है। आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, वहां शिवराज सिंह चौहान हैं, वहां नरोत्तम मिश्रा हैं, वहां नरेंद्र सिंह तोमर हैं, वहां कांग्रेस से आए हुए सिंधिया हैं। तो कई लीडर वहां पे हैं जिनको आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उनमें से एक कौन हो, ये रिस्क बीजेपी अभी नहीं लेना चाहती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चुनाव है। 2023 के नजरिए से नहीं, 2024 के नजरिए से भी। पिछली बार हालांकि स्टेट और आम चुनाव में, स्टेट इलेक्शंस और आम चुनाव में अंतर होता है, लेकिन जब आप हारकर चुनाव में जाते हो, पिछली बार बालाकोट स्ट्राइक था जी, उसने बहुत पुश किया नरेंद्र मोदी को, और लोग कहते हैं कि तमाम चीजों के बाद जब ये बालाकोट स्ट्राइक था, उसने जब नरेंद्र मोदी को एक पुश दिया तो सीधे 303 पे पहुंच गए। इस बार महंगाई बड़ा मुद्दा है, इस बार
बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, इस बार करप्शन नरेंद्र मोदी पे चिपकाने की कोशिश है। तो ऐसे में जब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो और ये तमाम मुद्दे हो तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते नरेंद्र मोदी। मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि नरेंद्र मोदी ही तीनों राज्यों में फेस बने और उसमें से मैक्सिमम राज्य, एक तो मध्य प्रदेश रिटेन किया जाए और दोनों राज्यों में हम कांग्रेस को उखाड़कर अपनी सरकार बनाए ताकि विनिंग नोट पे 2024 में जाया जा सके। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि वो चाहे बीजेपी ही क्यों ना हो, कांग्रेस भी है, कांग्रेस ने भी हिमाचल चुनाव में, कर्नाटका चुनाव में पहले बताया नहीं था कि कौन सीएम का चेहरा होने वाला है। बीजेपी भी इस चुनाव में ऐसा ही करती नजर आ रही है। आखिर ये फॉर्मूला इतना ज्यादा हिट क्यों है? मतलब हमेशा यूज होता है, हमेशा काम करता है। कौन सा फॉर्मूला आप कहना चाहते हैं कि बेसिकली चेहरा नहीं बताना कि हाँ? ये देखिए, भारतीय राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है। व्यक्ति केंद्रित राजनीति पहले से भी रही है जी। ये देश व्यक्ति पूजा में विश्वास करता रहा है जी। आप गांधी को ले लीजिए, एक जमाना था जब गांधी के पीछे लोग चल दिए। नेहरू उसके बाद एक आइकॉन के तौर पे थे, बहुत साल तक नेहरू देश के आइकॉन थे और लोग उनके नाम पे वोट करते थे। बाद में इंदिरा गांधी आ गई। इंदिरा गांधी को उनके विपक्ष के जो नेता थे, जो उनसे आइडियोलॉजी में अलग थे, उन्होंने दुर्गा कहा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए तो कहा दुर्गा जी। तो इंदिरा गांधी के नाम पे वोट होता रहा। लाल बहादुर शास्त्री अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी स्वच्छ छवि के लिए जाने जाते रहे, उनके नाम पे वोट होता रहा। अटल बिहारी वाजपेयी, एक जमाने में जब अटल बिहारी वाजपेयी अपने हेडेज में थे तो इंडिया टुडे के कवर पेज पे छपा था अब की बारी अटल बिहारी। तो इस देश में व्यक्ति पूजा की भी एक पद्धति रही। आप साउथ में चले जाएं तो लोग लीडर्स को भगवान की तरह देखते रहे हैं। मैंने कर्नाटक में खुद देखा है येदियुरप्पा को दूध से उनके पोस्टर्स को नहलाते हुए। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को आगे बढ़ाने से फायदा होता है कई बार, और कांग्रेस में खासतौर पर यह होता रहा है कि जब वो जीत कर आती है तो विधायक फैसला करते हैं, वो हर बार चुनाव में चेहरे के साथ नहीं जाती जी। मनमोहन सिंह एक चेहरे के तौर पे आगे नहीं किया गया था 2004 में, लेकिन कॉबल करके जब मेजॉरिटी आई और सोनिया गांधी पीछे हट गई तो उन्होंने मनमोहन सिंह को आगे कर दिया। 10 साल उनकी सरकार चली तो उनके लिए एक ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा है कि हम विधायकों में से किसी को चुनेंगे और हाईकमान तय करेगा। तो सारी पार्टियों का अलग अलग फॉर्मूला होता है। किसी स्टेट में ये हिट होता है, किसी स्टेट में ये फ्लॉप हो जाता है। तो इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी ने ये तय किया है कि जब तक हम एक नई लीडरशिप ग्रूम करते हैं, जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को ग्रूम किया, बहुत सारे नेता थे जिनका नाम चल रहा था, वो बिना चेहरे के गए थे जब चुनाव हुआ था, जब पहली बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस चुन लिए गए तो वो एक चेहरे के तौर पे सामने आ गए। बीजेपी लगता है कि दे आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दैट, वो सेकंड जो रंग ऑफ लीडरशिप है उनको ग्रूम करने में लगे हुए हैं। इन तीनों राज्यों में ऐसा कोई एक नाम नहीं है जिनके नाम पे मतैक्य हो और उसके नाम पे बीजेपी चुनाव लड़े, इसलिए नरेंद्र मोदी के नाम पे वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं अनऑफिशियली तो ये है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा इन तीनों राज्यों में, लेकिन अब देखते हैं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है बीजेपी क्या स्टेप्स लेती है इन तीनों राज्यों में। और ये तीनों राज्य, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ विधानसभा चुनाव के नजरिए से नहीं, लोकसभा चुनाव के नजरिए से भी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।